चलिए, कल मैंने जितना भी पढ़ाया था वो क्लियर था। नहीं भी था तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेसिक था। जब आज की क्लास से आपको जो चीज दिक्कत जाएगी वो अपन उसको सॉल्व करेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए। आज जो भी कोई चीज अगर कंफ्यूजन है तो आपकी क्लास से क्लियर हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन। लिखिए कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन टू डायमेंशन। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन टू डायमेंशन। ब्रैकेट में, कंपोनेंट के ब्रैकेट में एक वर्ड और लिखना, प्रोजेक्शन। इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं जिसका नाम क्या बेटा? प्रोजेक्शन। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन टू डायमेंशन और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन। और जो कंसेप्ट हम टू डायमेंशन का समझेंगे वही कंसेप्ट हम थ्री डायमेंशन में भी यूज करते चलेंगे। टू डायमेंशन मतलब 2D। अब सुनिए, पहले समझे हम कंपोनेंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, मुझे इस पॉइंट का कंपोनेंट निकालना है या प्रोजेक्शन निकालना है। तो इस पॉइंट के ऊपर एक अगर हम लाइट का शेडो डालें, लाइट डालें, तो इसका कहीं ना कहीं इस लाइन पे शेडो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो जिस जगह पे शेडो आएगा उसे हम कंपोनेंट या प्रोजेक्शन बोलते हैं। इस जब पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट का नाम होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट भी कहलाता है, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पर लाइन प्रोजेक्शन क्या होता है वो बता रहा हूं। जैसे ये लाइन है मान लो, और मैं बोलूं कि इसका, इस लाइन का, मान लो ये लाइन ए बी, समझना पहले फिर 2D पे आते हैं। इसका मुझे इस लाइन के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्शन चाहिए। तो आपने एक लाइट ली, तो इसका शेडो कहां पर फोकस होगा बता सकते हो? कुछ ऐसा होगा, एक तो इस पॉइंट पर, यस और नो, और एक किस पॉइंट पर होगा? तो एम और एन जो है, एम और एन की जो लेंथ है ये क्या कहलाती है? ये जो एम एन है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। ठीक, या कंपोनेंट ऑफ ए बी, जिसकी भी डायरेक्शन में निकालना। तो प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये चीज आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कंपोनेंट वगैरह, कि मान लो ये एक लाइन है ओपी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ओपी का एक्स की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालो या कंपोनेंट निकालो, तो आप इस पे जो लाइट फोकस करेंगे तो एक तो प्रोजेक्शन यही आएगा इस पॉइंट का, यहीं कहीं, और एक कहां पर आएगा बताओ? यस और नो? तो इसको हम नाम दे सकते हैं एम। तो प्रोजेक्शन ऑफ ओपी इन एक्स डायरेक्शन आप क्या वर्ड बोलोगे बताओ? ओ एम। अच्छा, इसका वाई की डायरेक्शन में निकालना हो तो अब थोड़ा यहां से इमेजिनेशन करना है। यहां से आपने लाइट का फोकस किया, तो इसका प्रोजेक्शन एक तो इस पॉइंट पे आएगा और एक इस पॉइंट पे आएगा। तो क्या प्रोजेक्शन हुआ? एक हुआ ओ एम और एक हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ओपी इन वाई डायरेक्शन, क्या बोलोगे? ओ एम। यानी जो ओपी के प्रोजेक्शन है या कंपोनेंट है वो क्या क्या है? एक ओ एम है और एक ओ एन है। अच्छा, ओ एन ठीक एमपी के पैरेलल है, तो जितनी लेंथ इस कंपोनेंट की होगी उतनी इसकी होगी, तो वेक्टर में इक्वल मान सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ओपी वेक्टर क्या होगा कंपोनेंट के टर्म में, तो आप फट से ये बोलेंगे ओपी वेक्टर इक्वल टू, बोलो क्या? ओ एम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर। कंपोनेंट एमपी नहीं है, पहले ध्यान रखना, कंपोनेंट तो ओ एन है, बस पैरेलल होने की वजह से हमने उसे बोल दिया, तो लिख सकते हैं। अब मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो हम इसे कंपोनेंट को ऑर्थोगोनल सिस्टम में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। ऑर्थोगोनल सिस्टम मतलब होता है एक्स, ये एक्स आई प्लस बोलो कितना? वाई जे। ये आई का जो कोफिशिएंट है वो बता रहा है कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, जो जे का कोफिशिएंट है वो बता रहा है कंपोनेंट इन ये, यही है वाई, है ना? और इसका अगर मैं आपसे बोलूं मॉड ले लो, ये हमने पढ़ा भी था जब मैं आपको पढ़ा रहा था। तो एक्स स्क्वायर प्लस, नोट कर लीजिए,
लेके आओ लेके आओ, नोट कर लीजिए। अच्छा, यहीं पर एक नोट डाल देना, सिमिलरली थ्री डायमेंशन में होता तो क्या होता बताओ? पहले तो ये जेड एक्सेस आ जाता, और इस लाइन की थोड़ी इमेजिनेशन करनी होती। अब इस लाइन पे वहां से पीछे से डाल रहे होते तो यहां कहीं आता एम एन, और ये मान लो क्यू है। तो अब बताओ क्या होता है इसका, एक्स वाई और जेड, है ना? तो एक्स वाई जेड, तो आप क्या लिखते हैं आप बताओ ओपी वेक्टर? यहां से आप आज की क्लास से हर चीज ध्यान से समझना, कल जो था वो सब इंट्रोडक्शन था। अब जो कल पढ़ाया था उस सबके क्वेश्चन अभी आएंगे धीरे धीरे। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मैं आई जे के पे कैप नहीं लगाता, बाई डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड है, बुक में लगा भी हो सकता नहीं भी हो सकता। मैं आपसे बोलूं इसका मॉडुलस बताओ, तो आप बोलेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। कंपोनेंट ऑफ ए बी वैक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए बी वैक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए बी वैक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सेस। कंपोनेंट ऑफ ए बी वैक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब इस बात का क्या मतलब है वो बताता हूं। जैसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात करें, मान लो मुझे इस ए बी का कंपोनेंट निकालने को बोला जाता, इसके कोऑर्डिनेट मान लो बेटा x1 y1 है, और इसके मान लो, अभी 2D की बात कर रहे हैं, फिर सिमिलरली 3D। 2D से समझ में जल्दी आता है इसलिए पहले 2D समझाता हूं। तो बता इसका कंपोनेंट क्या होगा? अगर मैं इसका कंपोनेंट x की डायरेक्शन में बोलूं तो ये mn होगा, क्यों नहीं होगा? और अगर मैं y की डायरेक्शन में आपसे बोलूं प्रोजेक्शन, तो ये pq टाइप होगा, क्यों? राइट? अब बताओ, ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? ये पूरी लेंथ x2 है, ये x1 है, तो ये कितनी है? ये लेंथ निकालनी है मुझे, तो इस पूरी लेंथ में से इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y2 माइनस, तो ए बी का कंपोनेंट क्या होगा? बहुत सिंपल सी चीज है, इतना आपको समझा इसलिए रहा हूं कि थोड़ा वेक्टर पे थोड़े फैमिलियर हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी मैथ से बिल्कुल हटके, पूरी मैथ्स में आप कहीं भी कुछ भी यूज करते हो, वेक्टर का कहां यूज करते हो, तो थोड़ा हटके, इसलिए सब इतना फैमिलियर करने के लिए लिखता हूं मैं। आई इन प्लस, ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ ए बी। लॉजिकली वो लेंथ ही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मॉडुलस ले लो, तो आप इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कर रहे हैं। ओके, क्लियर? सिमिलरली थ्री डायमेंशन लिख दो। थ्री डायमेंशन में क्या चेंज होगा? ये जेड एक्सेस, एक तो ये पॉइंट जेड टू हो जाएगा, ये जेड वन, और यहां बोलो कितना
यहां तक तो सब सेम, प्लस बोलो Z2 माइनस Z1 इंटू के, और अगर मैं बोलूं इसका मॉड ले लो तो रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस, चलिए आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कंपोनेंट या प्रोजेक्शन समझ में आ गई बात क्या होती है? कंपोनेंट या प्रोजेक्शन का मतलब लॉजिकली तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, यानी आप एक तरह से वो साइड की लेंथ बता रहे हो, है ना? तो जो शेडो होता है इसे हम कंपोनेंट बोलते हैं, जैसे ये आया और ये आया। अब इसका प्रूफ बताने का पर्पस इसलिए था कि कंसेप्ट बताऊं, बाकी क्वेश्चन के कैसे, बिल्कुल पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उससे बताना चालू करता हूं। लिखिए, फाइंड ए बी वेक्टर if a vector is if point A is 3 2 minus 4 and B is 5 minus 6 7, find AB vector। अरे अभी सब समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करने दिया करो, पहले ही सोच लेते हो समझ में नहीं आया। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जैसे ही मैंने बताया आप एकदम बोल देते हो नहीं समझ में आया। सर ये बच्चा पैदा तो हो गया पर चल नहीं पा रहा, तो ऐसा होगा, उसका लिए वेट करना पड़ेगा उसके लिए। सर ये बच्चा हो तो गया पर ये खाएगा कैसे, इसके तो दांत ही नहीं है, मेरे तो दांत है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, समय आने पे सब चीजें हो जाएंगे, है ना? तो अब जैसे मैंने बोला ए बी वैक्टर बताइए, ए बी वैक्टर पूछ सकते हैं। देखो वैसे तो ए बी वैक्टर है ये, या एक और वर्ड पेपर में क्या दे सकते हैं, कंपोनेंट, या क्या दे सकते हैं, प्रोजेक्शन, सब एक ही बात है। तो ए बी वैक्टर बोलो क्या होगा, सिंपल, x2 माइनस x1 2i माइनस 8j प्लस 11k, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट या प्रोजेक्शन। अब इसका पता मीनिंग क्या निकलता है कि ये जो ए बी वैक्टर है उसका x पर जो शेडो आया होगा उसकी लेंथ कितनी है, 2 यूनिट। इससे मीनिंग निकलता है ये y पर कितनी है, -8 मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अप की जगह डाउन वाली जगह पे होगा, और 11 मतलब z की डायरेक्शन में उसने 11 लेंथ का प्रोजेक्शन कट किया होगा, ये इससे मीनिंग निकलता है। क्लियर? ऑल्सो फाइंड मॉड ए बी, तो 4 प्लस 64 प्लस 121, बोलना 189, कितना? ये गलत लिखा है, 189, 13 नहीं होगा, 169 नहीं है, कितनी बुरी हालत हो गई है। ओके, देखो फिर समझाता हूं, जो चीज नहीं समझ में आई उसका कंसेप्ट समझो। लिखिए, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 1 3 एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3 7, 3 7 मत लेना, बी वेक्टर इक्वल टू लेना -2 7, फाइंड ए बी वेक्टर एज वेल एज लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर। इससे समझाता हूं आपको क्या मतलब है। हो गया? डन? बोलो ए बी वेक्टर कितना आया, x2 माइनस x1 प्लस 4j, यही आया। अब इसका लॉजिकल मीनिंग समझना, या इसका मॉड बोलूं तो कितना आएगा, √9 प्लस 4 दिस इक्वल टू, ओ सॉरी 9 प्लस 16। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन पर 2D है ना ये बनाऊं तो 1 3 कहां पर होगा, -2 7 कहां पर होगा, सेकंड, इसको ज्वाइन किया, ठीक, तो ये लेंथ -3 बता रहे,
यानी एक्स पे कितना कंपोनेंट मिला इसको, -3 का। अभी आपने डायग्राम सही नहीं बनाया, 1 3 एकदम प्रॉपर लेना पड़ेगा, और ये भी एकदम प्रॉपर लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 7 कहीं और होगा, 1 3 नीचे होगा, नहीं समझे? मतलब इसको थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं समझाने के हिसाब से। लिखिए ए 1 4 एंड बी 4 8। इससे समझाना थोड़ा आसान होगा। समझा तो इससे भी देता, पर समझाना इससे आसान होगा। जिनको समझ में नहीं आया बोलो ए बी क्या आया, 3i प्लस 4j, और मॉड ए बी 5। अब मैं अगर इसको आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो 1 4 कहां होगा, यहां कहीं मान लो, और 4 8 यहां कहीं होगा। क्यों, ये ए है ये बी है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि 3 यूनिट का प्रोजेक्शन, अगर आप इस पे एक शेडो डालते ऊपर से लाइट का, तो ये लेंथ कितनी है, 3। और अगर आप इसका इस पर इधर से शेडो डालते तो ये लेंथ कितनी है बेटा, 4। ये इसका मतलब निकलता है। अब आप ना निकालो इससे, आप मुझे बताओ वैसे ही कि ये लेंथ कितनी है, 4, और ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ अपने आप 3 हो गई कि नहीं? मतलब अपन खुद ही कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को। कंपोनेंट या प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि एक्स पर कितना शेडो है, या एक्स पर कितना सेक्शन है, वाई पे कितना है। मान लो मैं बोलूं ये लेंथ निकालनी है, तो इस पूरी 8 लेंथ में से ये 4 लेंथ सब्ट्रैक्ट करो तो 4 नहीं आएगा। तो इसी को तो आपने लिख दिया क्या, y2 माइनस y1, इसी को क्या लिख दिया था, बस खत्म। और जहां आपने इसका मॉड लिया वहां पे क्या लग गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला। तो कंपोनेंट या प्रोजेक्शन को ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या नई चीज नहीं है, वो केवल आपको एक रेशो बता देता है। बस यहां पर हम वर्ड उसको कंपोनेंट यूज करते हैं। नहीं करना कंपोनेंट, तो आप जो कोऑर्डिनेट का सिंपल कंसेप्ट है वो लॉजिक समझ सकते हैं। क्लियर है? वन मोर क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी इफ ए इज 7 - 5 11 and b is 7, sorry, b is 6 - 4 and 7. Also find magnitude of AB. अब आ गया समझ में बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था? तो कई बार क्या होता है, जैसे ही पढ़ाता हूं आपको ऐसा लगता है कि नहीं आया, तो इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए। पता बहुत जल्दी। अब आप इसको लाइन जरा सी बना लो चाहो तो डायग्राम के लिए। 7 - 5 11, बी बोलो 6 - 4 7। तो ए बी वैक्टर -i प्लस जे माइनस का, बस ये केवल निगेटिव बताता है कि डायरेक्शन कहां होगी, बस और कुछ भी नहीं है। और इसी का मैं मैग्नीट्यूड बोलूं, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस होता है, 1 + 1 + 16 3√2। इज दैट क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बता रहा हूं, लिखो। द पॉइंट ए बी सी आर, द पॉइंट ए बी सी आर, द पॉइंट ए बी सी आर, a -2 - 1 1, b 1 - 3 - 5, 1 - 3 - 5, c 3 - 4 - 4। द पॉइंट ए बी सी आर, नोट कर लो आराम से। बोलो, द पॉइंट ए बी सी आर हो गया।
अब द पॉइंट ABCR, इसके ऑप्शन क्या बता रहा हूं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, नन ऑफ दीज, ऐसे चार ऑप्शन होंगे चार। अब इस तरह के क्वेश्चन को निकालने का तरीका पोजीशन वेक्टर से निकालते हैं या डिस्टेंस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं? बताओ, पोजीशन वेक्टर निकालना जरूरी है? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे होते तो अलग बात थी। आप तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, सीधा AB निकाल दो, BC निकाल, मतलब मैग्नीट्यूड से ही काम हो जाएगा। पर वेक्टर में क्यों होता है, रीजन समझ लो। पहले आपको लॉजिकली तो AB निकालना चाहिए। AB मतलब B माइनस A, नहीं समझे? पर ये निकालने की जगह मैं बोलूंगा आप तो डायरेक्ट कर दो 1 + 4 + 36, कितना? ठीक, एक्चुअल में ये करना चाहिए, पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो डायरेक्ट कर लो। अब BC बताओ कितना? C माइनस B, 2I माइनस नहीं प्लस J प्लस K, क्यों? या ऐसा बोल सकते हो √6। और CA बोलो, CA मतलब A माइनस C, A माइनस C माइनस I, हाँ, +3J। एक मिनट, कहीं गलत कर दिया तो बता देना। +5K, 25 + 9 34 √30 35। देखना, BC में C माइनस B, 2I माइनस J आएगा, हाँ, माइनस J, 2I प्लस K। और ये क्या लिखा था? ये क्या लिखा था? ठीक है, पर ये निकालना जरूरी बिल्कुल भी नहीं था। ये केवल मैंने बताया कि वेक्टर में क्यों दिया है। आप सीधा सीधा कार्टेशियन सिस्टम से या 3D का बेसिक यूज कर सकते थे। इसलिए जब कई बार वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं तो हमें 3D लगने लगता है, पर वो 3D के नहीं होते, वेक्टर के ही होते हैं। वैसे ये क्वेश्चन 3D में भी मिलेगा, यही वहां पर आप डिस्टेंस निकाल देते हो। अब बताओ, इसको देख के क्या पता चल रहा है? राइट ट्राइंगल, क्योंकि इसका स्क्वायर इन दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो आप आंसर बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल। यही इसका राइट आंसर है, राइट एंगल ट्राइंगल। अरे भैया, कॉलिनियर नहीं है ये, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट, ठीक है। कॉलिनियर कब होते हैं? अब देखो रोग कैसे ऐड करते हैं, देखो ऐड करने का तरीका बताता हूं। AB इक्वल टू BC प्लस CA, तो ये कॉलिनियर क्यों नहीं है? बिल्कुल है, क्या ऐसा है? अब देखो कैसे ऐड किया जाता है। √35 प्लस √6 इक्वल टू √41। 35 + 6 कितना? √41 होता है? नहीं होता। जिन्होंने गलती करी उनको बता रहा हूं। तो यहां पर ये थ्योरम लग रही है, AB का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसलिए क्या होगा ये? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ये पोजीशन वेक्टर निकालने की जगह डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला जो 2D का है वही 3D का है। क्या होता है फॉर्मूला? अभी लिखा था हमने, x1 y1 z1 b, बोलो। तो ए बी होगा x2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का प्लस ये हो गया। जो अभी आपने मॉडुलस निकाला था, पहले लिखना नहीं है, बता रहा हूं बस। तो इससे हमने डायरेक्ट लेंथ निकाल ली तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। The position vector of the point ABC are the position vector of the point ABC are
द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर, अब पोजिशन वेक्टर के टर्म में दिया है 2i प्लस जे माइनस के, ये ए का पोजिशन वेक्टर है, बी का लिखो। जब भी पोजीशन वेक्टर एबीसी बोले तो उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, ओ मतलब ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखिए 3i माइनस 2j प्लस के, एंड i प्लस 4j माइनस 3k। अब आपको पॉइंट ना देके ऐसे 3 पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि द पॉइंट आर, फिर से ऑप्शन वही, द पॉइंट आर राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है। अब देखो, अब आपको पॉइंट का क्या दिया बताओ मुझे, पोजीशन वेक्टर। कंफ्यूज मत होना, अगर पॉइंट बोला है तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो कितने, 2 1 माइनस 1, बी के कोऑर्डिनेट 3 माइनस 2 1, और सी के बोलना बेटा 1 4 माइनस 3, बस कर दो फटाक से। अब देखो, वैसे तो ये दिया, आप चाहो तो पोजीशन वेक्टर से भी कर सकते थे, और आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्म। क्या करना अच्छा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे ए बी निकालना है, ए बी, अब इसमें फर्क नहीं पड़ता ना किसी, 1 प्लस 9 प्लस 4, क्यों, √14। फिर निकालना है मान लो बी सी, 1 प्लस 36 प्लस 16, क्यों, सही लिखा है, 4 प्लस, हाँ, √56 यानी 2√14। और फिर AC निकाला 1 प्लस 9 प्लस 4 √14, ठीक है। तो कुछ होशियार यहां पे बोलेंगे आइसोसेलेस, कुछ ज्यादा होशियार बोलेंगे राइट एंगल आइसोसेलेस, और जो पिछले क्वेश्चन में अड़ रहे थे कि वो आइसोसेलेस है, वो यहां पर कुछ और बोल रहे होंगे। जो पिछले क्वेश्चन का आंसर कॉलिनियर दे रहे थे, वो इसका आंसर दे रहे हैं क्या, आइसोसेलेस। सोचो अब ये दिक्कत है, पिछले क्वेश्चन में जबकि साइड की लेंथ ये थी, तो ये कैसे आइसोसेलेस, वो सॉरी कॉलिनियर हो जाता। तो कॉलिनियर इसलिए बोल रहे थे क्योंकि 2 का सम तीसरे के बराबर है। क्या इसका सम इसके बराबर होता है? तो कहां क्या गलती करते हैं यही नहीं समझ पा रहे आप। अब समझिए यहां पर क्या हुआ है, 2 साइड इक्वल है, पर इन दोनों का सम थर्ड के इक्वल है। जब 2 साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होता है तो ट्राइंगल ही नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये है पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो जहां कॉलिनियर आंसर बोलना था वहां नहीं बोला, जहां नहीं बोलना था वहां सब बोल रहे थे। तो अब इसका क्या आंसर हुआ, कॉलिनियर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल है, बीसी के। तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है ये। कोई भी कभी भी ट्राइंगल का एक रूल होता है, सम ऑफ एनी 2 साइड, एनी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। दूसरा, इसमें पैथागोरस थ्योरम कैसे लग रही मुझे नहीं समझ में आया। ये भाई ये कितना है, √56। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूंगा 2√14 अलग बात है, पर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलता, इसका स्क्वायर करूंगा तो, और इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या, तो 14 प्लस 14 क्या 56 होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल भी बता रहा हूं, ये मिस्टेक पेपर में होती है, इतनी सड़ी मिस्टेक, खुश होके बताते भी कि सिली मिस्टेक कर दी। ये कोई सिली मिस्टेक वाला पोर्शन है, समझ में आ रही बात आपको। अब ऐसे क्वेश्चन गलत करने के बाद कर लो 10 गलत, फिर बोलोगे वेक्टर नहीं आता।
प्रॉब्लम वेक्टर की कभी भी नहीं थी। पिछले क्वेश्चन में जहां पर क्लियर दिख रहा है कि √35 है, √6 है और √41 है, इसको जोड़ के जब वो आइसोसेल वो बना रहे थे कॉलिनियर, जहां कॉलिनियर हो ही नहीं सकता वहां कॉलिनियर बनाया जा रहा था, और जहां कॉलिनियर है वहां कॉलिनियर नहीं बना रहे, वहां राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, आइसोसेलेस बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसलिए तो डेटा बदल नहीं रहा हूं कि कम से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके पास जाए। समझ में आया पहले? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। द पॉइंट ए बी सी आर, फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं। द पॉइंट ए बी सी आर 1 - 2 3 बी 2 3 - 4 सी 0 - 7 10। करिए बेटा। तो अगर दो साइड का सम तीसरे के बराबर हो तो क्या बोलते हैं? कभी भी याद रखो, दो साइड इन दो का सम इसके बराबर आ रहा है ना, किसके? बीसी के। इसका मतलब ये क्या है? कॉलिनियर। तो कॉलिनियर मतलब दो साइड का सम थर्ड के बराबर हो, और ट्राइंगल मतलब दो साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड हो। देखिए क्या आ रहा है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं इसलिए कोई अभी आपको वही वन मैं अपनी तरफ से दूंगा तो एकदम वो ऐसे नहीं निकल पाएंगे। 2 3 2 3 - 4 सी 0 - 7 10 ए भी निकाला। बोलो 1 + 25 + 49 क्यों 75 5√3 AC निकालो बेटा। 1 + 25 + 49 फिर से वही सेम है ना, 5√3। फिर निकालो BC 4 + 100 + 196 300 मतलब 10√3। फिर मन इतना बेचैन इतना खुश होता है आइसोसेलेस बोलने में, बिल्कुल देर नहीं लगती। इतनी कॉमन 99% मिस्टेक होती है, बच्चे करके आते हैं। दो साइड इक्वल देखिए, तीसरी तो निकालते ही नहीं है। क्या बोल देते हैं? आइसोसेलेस है, कॉलिनियर है। इन दोनों का सम कितना हुआ? 10√3, जो थर्ड साइड के इक्वल है। तो अगेन कॉलिनियर इज अ राइट आंसर। इतनी कॉमन मिस्टेक है कि इसका आंसर या तो कॉलिनियर बोला जाता है या राइट एंगल का कॉलिनियर, वो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल भी बोल देते हैं। कैसे मुझे समझ में नहीं आया कि इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर कहां होता है। ये √300 है, ये √75 है, ये अगर आप स्क्वायर करते भी तो ये 150 मिलता है और 300 ये कहां इक्वल हो जाता है। तो राइट एंगल का कहीं से कोई लॉजिक ही नहीं, पता नहीं कैसे जोड़ रहे हैं। ये ध्यान रखना आप, इसलिए बोल रहा हूं चिल्ला के कि ये मिस्टेक करके आओगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में। डन। चलो ये आपका पूरा बेसिक ये यहां पे खत्म होता है एक्चुअल में वेक्टर अलजेब्रा, जो यहां तक बताया मैंने। ये पूरा इंट्रोडक्शन था वेक्टर का सही मायने में। अब वेक्टर आप पढ़ना चालू करोगे तो अब आप हेडिंग डालिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यहां से आपको मैं आपको बता दूंगा 10 क्वेश्चन आए तो समझ लो 9 क्वेश्चन यहां से आएंगे, एक इसका बेसिक आएगा, वो भी इन 10 के यहां से जो आया उसी से बनेगा। लिखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर।
प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब जब हम वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर को जब हम, सुनिए, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो एक चीज देखी गई कि दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने पे सम टाइम रिजल्ट वेक्टर मिलता है और सम टाइम रिजल्ट स्केलर मिलता है। तो इसलिए हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दो टाइप के प्रोडक्ट पढ़ते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, वर्ड ही उसको बोलते हैं स्केलर, मतलब अगर रिजल्ट क्या मिले स्केलर तो उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और अगर रिजल्टेंट वेक्टर मिले तो उसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अगर दोनों में ही आपने, हम मल्टी, जैसे 2 into 3 को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं ना। या अब बताओ मुझे कि कैसे पता करें, अगर मैं मान लो दोनों के सिंबल यही कर दूं और मैं बोलूं इसका रिजल्ट वेक्टर है इसका स्केलर, तो कंफ्यूज रहोगे। वही बात हो गई, घर में दो जुड़वा बच्चे, एक ही नाम तो रखोगे नहीं, भले एक जैसे दिखते हैं। तो वही कंसेप्ट यहां पर है कि अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर मिले तो उसकी पहचान करते हैं हम, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, अभी लिखना मत, सुनना बस, उसे हम बोलते हैं क्या? डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब जिसका रिजल्ट स्केलर आए, और जिस वेक्टर का रिजल्ट, जिन दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट वेक्टर आए उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरह से डिफरेंशिएट किया गया है। क्लियर है बात? मतलब अगर मान लो मुझे रिजल्ट कौन सा मिल रहा है स्केलर, तो मैं उसके बीच में डॉट ही बनाऊंगा इस कंपलसरी कंडीशन, और रिजल्ट वेक्टर मिल रहा है तो क्या बनाऊंगा? क्रॉस। तो अब सबसे पहले हेडिंग डालिए नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फिर स्केलर के सीखने के बाद फिर क्या पढ़ेंगे हम? वेक्टर। ठीक है, लिखिए, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स and angle between vector is theta, then scalar product is defined as let A and B be two vectors and angle between vector is theta, then scalar product is defined as अब यहां से हर चीज समझ के चलना। आप कोई चीज वहां समझ में नहीं आई तो यहां पर मतलब इसके आगे कहीं ना कहीं वो कवर हो जाएगी। बताइए, ए डॉट बी कैसे डिफाइन करते हैं बता रहा हूं, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो अगर आपको कभी कॉस थीटा निकालना हो तो क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ओके, अब कुछ एक नोट लिखिए, जो कंसेप्ट बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं बोलूं ए वेक्टर में ए वेक्टर का ही मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ क्या होगा? आप बोलोगे मॉड ए मॉड ए। अब दो वेक्टर सेम ही हो गए ना, ए मतलब ए और ए मतलब क्या? सेम, तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ? 0। कॉस 0 कितना? तो ए वेक्टर का स्क्वायर क्या हुआ? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर हम किसी भी वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे तो वो उसके मॉडुलस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर वेक्टर को स्केलर बनाना है तो बिना किसी देर करे उसका स्क्वायर कर दो। ठीक, जैसे आपने कोई भी मान लो वेक्टर बी का स्क्वायर में बोलूं तो आप फट से बोल सकते हो सर मॉड बी स्क्वायर। वेक्टर सी का स्क्वायर, मतलब एक जनरल बात बता रहा हूं, क्या बोलोगे? मॉड सी स्क्वायर। वेक्टर ए बी का स्क्वायर बोलो मॉड, मतलब किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। उसका कंसेप्ट यहां से आया। बात क्लियर?
जहां आपने नोट लिखा वहां लिखते चलना। दूसरा पॉइंट, इफ ए एंड बी आर लाइक वेक्टर, इफ ए एंड बी आर लाइक वेक्टर, मान लो ए और बी क्या हो, लाइक वेक्टर, तो बताओ क्या होगा। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस जीरो, लाइक वेक्टर है तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, मॉड बी के। नेक्स्ट, ठीक। अब मान लो मैं बोलूं आपसे ए एंड बी अनलाइक वेक्टर, तो बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी अनलाइक है तो एंगल पाई हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो ए डॉट बी कितना, ओके। अब मान लिखा इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर, तो बोलो ए डॉट बी मॉड बी कॉस 90, एंगल 90 होगा ना परपेंडिकुलर में, कॉस 90 कितना, जीरो, यानी स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो तो मतलब वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अच्छा, कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम लोग अपने दिमाग को बिल्कुल, जब हम पढ़ते हैं किसी से, कई बार हम दिमाग को अपना इतना न्यूट्रल कर लेते हैं या अपने सोचने समझने के जो पावर है वो भी खत्म कर लेते। जैसे मैंने आपको बोला दो साइड की लेंथ इक्वल है, ठीक है, तो आपने आंसर हर बार बोला आइसोसेलेस और मैंने बोला कॉलिनियर। तो अब दिमाग में ये क्वेश्चन भी आने लगता है कि आइसोसेलेस की कंडीशन क्या है, जबकि आप आइसोसेलेस की कंडीशन खुद बता रहे हो और ट्राइंगल की कंडीशन भी बता रहा हूं, पर सोचो इतना दिमाग भी हम अपना बंद कर लेते हैं कई बार। आया आपके दिमाग में किसी के, अगर आया तो खुद भी सॉल्यूशन निकालना है कि भैया ये अगर दो साइड तीन तीन और छह की हुई तो ये क्या है, कॉलिनियर होंगे, क्योंकि इन दो का सम इसके बराबर है। अगर यही चीज थ्री थ्री और फाइव लिखी होती तो क्या है, तो ये ट्राइंगल है और इसे बोलेंगे आइसोसेलेस, क्योंकि इसकी दो साइड का सम थर्ड से ज्यादा है, कोई भी दो साइड का सम। मतलब जब हमें पता होता फिर भी हम कई बार इतनी छोटी छोटी चीजों के खुद से भी डिसीजन नहीं लेते, लेना चाहिए, समझना पड़ेगा। मान लो मैं आपको ऐसा लिखूं 4 4 और 10, ना ये आइसोसेलेस है ना भैया कॉलिनियर का नहीं पता, पर ये ट्राइंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 4 + 4 8 होता है, क्या इनका सम तीसरी साइड से कैसा है, कम। तो अभी मुझे नहीं पता कॉलिनियर होंगे कि नहीं, पर मुझे ये पता है कि ट्राइंगल नहीं है। भाई आपको समझना है यही चीज, 4 4 और मान लो मैं लिख दूं 3, तो आप क्या बोलोगे, आइसोसेलेस है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। 4 + 3 7, देखो ये दिक्कत है कि एक चीज से समझने के बाद दूसरी आती हुई चीज हम बोलते भूल गए। अब यार आइसोसेलेस क्या होता है ये नहीं पता, आइसोसेलेस क्या होता है ये नहीं पता, आइसोसेलेस क्या होता है ये नहीं पता। पता सब कुछ होता है, हमें अपने दिमाग को तो चलाना पड़ेगा ना। फिर मान लो ऐसा हो, सुन लो पहले, 9 + 9, ठीक है, और ये मान लो लिखा हो 81, 9√2, बोलो क्या है ये, राइट एंगल है कि नहीं पहले बताओ। क्यों, क्यों नहीं है,
अरे इन दोनों का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81, इसका स्क्वायर करिए 81 इंटू 2, क्या दोनों सेम नहीं है? तो इसे बोलेंगे आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ये प्रॉब्लम है कि पता है जब सीधा लॉजिक है कि अगर दो साइड का सम तीसरी के बराबर हो जाए तो कॉलिनियर पॉइंट हो जाते हैं वो। और ट्राइंगल का एक सीधा लॉजिक है, एक ट्राइंगल बन ही जब सकता है जबकि कोई भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, नहीं है तो वो ट्राइंगल नहीं बनता। चलिए डॉट प्रोडक्ट का इतना समझ में आया जितना बताया। अब हेडिंग डालिए, डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल सिस्टम। डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल सिस्टम। अब डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारे ऑर्थोगोनल सिस्टम पता है क्या होते हैं, आई जे और के, इन्हें ऑर्थोगोनल सिस्टम बोला जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि आई डॉट आई करो तो बताओ क्या होगा, मॉड आई कॉस जीरो, तो ये हो गया 1। तो आई डॉट आई बोलो कितना, 1, जे डॉट जे बोलो 1, के डॉट के बोलो 1। पर मैं बोलूं आई डॉट जे करो, तो आई डॉट जे करोगे तो बीच में एंगल 90 है तो 0, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, जे डॉट के, ये सब क्या होते हैं 0। ओके, तो अगर ऑर्थोगोनल सिस्टम के दो वेक्टर लें हम, दो वेक्टर लें मतलब लाइक ए वेक्टर हो मान लो a1i प्लस b1j प्लस c1k, बी वेक्टर हो a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो बताओ a डॉट b क्या होगा। अब देखो लॉजिक क्लियर है, इसका इसके साथ सब में होगा, पर आई से आई का होगा तो 1 मिलेगा, आई से जे का 0, के 0। तो डॉट प्रोडक्ट में सीधा लॉजिक है, आई से आई का होगा, जे से जे का, के से के का। तो हम बोल सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ओके, अच्छा यहीं पर मान लो ये दो वेक्टर ऐसे होते ए एंड बी, ये जो लिखे, और इनके बीच का एंगल थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाता, फिर कॉस थीटा होता ए डॉट बी मॉड बी। तो ए डॉट बी ये लिखा हुआ है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन बोलो रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस प्लस बोलो अगर मान लो ये ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो तो आई में आई का मल्टीप्लाई 1, जे में जे का मल्टीप्लाई 1, के में के का मल्टीप्लाई 1, और आई इंटू जे या जे इंटू आई या के इंटू आई सब 0, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सीधा फॉर्मूला जो हमने बताया उसी से सब करा है। अब इसमें नोट लिख दो, इफ थीटा इक्वल टू 0 या वेक्टर पैरेलल हो
तो दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्या कंडीशन आएगी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन, इफ थीटा इज 90 मतलब परपेंडिकुलर, तो बोलो A1 A2 B1 B2 प्लस क्या 0। अब जरा 5-6 क्वेश्चन कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? सीधा एक लॉजिक ध्यान रखिए कि ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आई डॉट आई करो तो दो वेक्टर सेम नहीं हो गए क्या, तो सेम हो गए तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया, और यूनिट वेक्टर होते हैं इसलिए मॉड 1 हो गया तो 1। और यही बात जब मैं बोलूं कि आई डॉट के करो तो मॉड आई मॉड के और कॉस 90, क्योंकि आई जे के बीच में आपस में 90 एंगल, कॉस 90 0। अपने आप से कोशिश करके समझने की कोशिश करना चाहिए। डन। चलिए पहले 2-4 बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ये समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट करते क्यों है। कोई ये वैसा तो है नहीं कि आप जा रहे थे जंगल की खुदाई में मिला इसलिए डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हो, कुछ पर्पस होता होगा ना डॉट प्रोडक्ट पढ़ने का, क्या वो अपन अभी आते हैं उस पर। चलिए लिखिए, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 7j प्लस 11k, बी वेक्टर इक्वल टू 5i प्लस 6j माइनस 7k, फाइंड ए डॉट बी। देखिए जैसे ए डॉट बी करते हैं तो 15 माइनस 42 माइनस 77, ये कितना माइनस 42 माइनस माइनस कितना 62, तो माइनस 100 एंड डन। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, फाइंड ए डॉट बी। बोलो 19, यस। कितना 10 माइनस 42 प्लस 51, देन आंसर इज 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, 2i प्लस 3j प्लस k and 2i minus j minus k,
Find angle between vector. Find angle between vectors. Find angle between vector. Simple. Cos theta ये होता है a dot b अपॉन mod a mod b. तो सबसे पहले a dot b तो अलग से निकालना चाहिए. 4 minus 3 minus 1 0. बाई चांस 0 है तो थीटा 90 डिग्री है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3i plus 4j minus 5k b 2i plus 3j plus 5k. Find angle between vector. Find angle between vectors. बोलो. a dot b 6 plus 12 minus 25 क्यों minus 7 अपॉन रूट 50 रूट. अब मैंने मेंटली दिया ऐसा लिखा रहने दो, कोई दिक्कत. क्लियर. नेक्स्ट. Find the value of lambda if the vectors are perpendicular. Find the value of lambda if the vectors are perpendicular. सिंपल. अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a डॉट b क्या होगा 0. तो 77 माइनस 9 लैम्डा. तो 9 लैम्डा इक्वल टू सॉरी 112 बाय. नेक्स्ट क्वेश्चन. If A, B, C are unit vector, if A, B, C are unit vector, A, B and C are unit vector. अगर मैंने बोल ही दिया ये यूनिट वेक्टर है तो भले ही कैप ना लगाया हो, पर इसका मॉड लोगे तो क्या मिलेगा. अगर बोला जाए तो फिर आपको फिर नहीं सोचना है कि इस पे कैप क्यों नहीं लगा. पेपर में मेंशन कर दिया क्योंकि उन्होंने. इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ. ये क्वेश्चन 4-5 बार आया हुआ अब तक, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो सब भी बताता हूं. If A, B, C are unit vectors
देन ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। बोलिए। -3/2। आपको आंसर याद है, बहुत अच्छी बात है। बाकी करना कैसे, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इसका कर दो स्क्वायर, तो बोलो क्या होगा। वेक्टर ए स्क्वायर, वेक्टर बी स्क्वायर, वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी डॉट सी, दिस, है ना। क्यों, अब ये 0 बोला है। अच्छा, वेक्टर का स्क्वायर अभी बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है कि वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये बन और ये बन, तो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो पूछा गया आपसे, तो ए डॉट बी। अब इस पे और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूं। बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, बोलो। -3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको 4-5-6 टाइप मतलब इसी में करवा रहा हूं जो आपके पूछी गई एग्जाम में। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ना देके, मान लो मैं लिख दूं क्या, करो एक क्वेश्चन ये भी करते हैं। 5 सेम, देन ए डॉट बी डॉट सी, इसका जनरल आंसर निकाल के रखते हैं हम। नोट कर लीजिए आराम से आप, मैंने अभी क्वेश्चन बदला है बस। नहीं लिख नहीं पाया तो लिख लो आप, फिर कर लेना अगला क्वेश्चन। हो गया मीना, बोलो आंसर। 7, 11। ये मार्क्स के साथ ये दिक्कत होती है। यस, अब मान लो 5 दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर 0 की जगह क्या 25, यस और नो। तो 25 माइनस 3 कितना हो गया 22, और बाय 2 हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा, तो कितना 11। मैंने इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया था, आप ऐसा लिख लो। अगर यहां मान लो यही क्वेश्चन हो और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मान लो लेमडा हो, तो आपसे कभी भी ये पूछा जाए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो आप आंसर बोलेंगे लेमडा स्क्वायर -3/2। इसमें और भी टाइप बनती है, बता रहा हूं आपको। जैसे अगर आपको बोला जाए कि एबीसीआर यूनिट वेक्टर है ना, मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए एबीसीआर यूनिट वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11, देन ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस, तो आप टाइम खराब मत करना स्क्वायरिंग वगैरह करने में। 121 माइनस 3/2, बोलो। 59। ओके, कोई कंफ्यूजन। कभी कभी ऐसा भी आता है क्वेश्चन
एबीसी यूनिट वेक्टर नहीं देंगे, ऐसा देंगे इफ एबीसी 3 वेक्टर्स मॉड ए इक्वल टू 4 मॉड बी इक्वल टू 5, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, मॉड सी इक्वल टू 3 एंड a vector plus b vector plus c vector equal to 12, find a dot b plus b dot c plus c dot a equal to बोलो। वही सेम कंसेप्ट है, इसका स्क्वायरिंग तो करना ही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू बोलो 144 है ना बेटा। ये हो गया कितना, 6 वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलर स्क्वायर के इक्वल होता है 16 25 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 144, ये कितना हुआ 50 माइनस 144 90 और बाय 2 और हो जाएगा कितना, बिल्कुल सही। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे हैं, अभी एक और बता रहा हूं, लिखिए क्लियर और नॉट। वन मोर क्वेश्चन, अभी 2-3 क्लास वेक्टर की हो जाएगी ना, जितने पेपर में क्वेश्चन आए वेक्टर के आपसे खुद बनने लगेंगे, एक्सेप्ट 1-2 क्वेश्चन, उनके आप बिल्कुल चिंता ही मत करना, बिल्कुल छोड़ देना, भेजना, आपके जो दोस्त हैं कहीं और पढ़ रहे हैं उनको भेज देना। लिखिए नेक्स्ट, इफ, अब ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा गया एग्जाम में, दोनों बताता हूं, और उसमें से एक तो अभी आपके एग्जाम में आया था। लिखिए इफ ए बी एंड सी 3 यूनिट वेक्टर, 2 तरह से आया, दोनों बता रहा हूं बेटा। इफ ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर सच दैट, ये यूनिट वेक्टर है, जैसे ही यूनिट वेक्टर वर्ड आए तो दिमाग में आ जाना चाहिए इन सबके मॉड क्या है, 1 है। और यूनिट वेक्टर जब वर्ड यूज करते हैं तो कैप नहीं लगाते, खास बात है, बुक में भी नहीं लगाते, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया क्या, यूनिट वेक्टर। यस, ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट ABC 3 unit vector, 3 unit vector such that A plus B plus C equal to 0, then mod A minus B का स्क्वायर प्लस mod B minus C का स्क्वायर mod C minus A का स्क्वायर नॉट एक्सीड। आपको इसका आंसर याद है, पर दोनों बताता हूं, एक बिना कंडीशन के भी होता है। बोलिए, मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर नॉट एक्सीड। आप में से तुरंत कई लोगों ने बोला 9, दिस इज द राइट आंसर, बट कैसे करते हैं बता रहा हूं। पहले तो आपको ये पता है इन सबके मॉड क्या है, इन सबके मॉड 1 है, राइट, और ये कितना है 0। पूरी एक्सरसाइज करने लगूं क्लास में, यस।
अब बताओ मुझे कि आपने अभी 2 मिनट पहले इसके साथ एक कंडीशन निकाली थी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, बोलो कितना निकाला था? -3/2 निकाला था ना। ये तो अभी अलग से, अब आपसे पूछा पर ये अभी उसका कोई अब बता रहा हूं। इसके स्क्वायर ऑलरेडी बोले, तो स्क्वायर क्या होते हैं? अगर स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ए डॉट बी, बोलो बी स्क्वायर प्लस, वेक्टर का कभी भी स्क्वायर लिखना हो ना ब्रैकेट के साथ लिखना, ऐसे नहीं लिखा जाता वेक्टर का स्क्वायर, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। फिर बताओ, प्लस सी स्क्वायर प्लस बोलो ए स्क्वायर -2 सी डॉट है ना बेटा। अब अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, 2 टाइम, और -2 कॉमन ले ले तो मिलता है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये 1 ये 1 ये 1, तो 3 + 2 6 -2 टाइम्स आपने इसकी वैल्यू अभी निकाली, तो ये आ गया 9। लॉजिकली याद रखने वाला क्वेश्चन है पर प्रूफ के साथ। अब वो बताता हूं जो एक और एग्जाम में है जिसमें कंडीशन नहीं दी, उसका भी समझाता हूं कंसेप्ट, पहले ये नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने क्या करा, जो कंडीशन आपने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट है, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया, तो ये आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। अभी पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, मॉड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी माइनस सी स्क्वायर मॉड ऑफ सी माइनस ए स्क्वायर कैन नॉट बी एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपने स्क्वायरिंग करी तो ये रिजल्ट आया, इसकी वैल्यू क्योंकि आपको पता थी -3/2, इसलिए आंसर 9। अब एक और क्वेश्चन लिखो नया, जो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूं पहले, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन लिखना अलग से। इफ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर, if A, B, C are 3 unit vector, if A, B, C are 3 unit vector, then mod A minus B का होल स्क्वायर प्लस mod B minus C का होल स्क्वायर प्लस mod C minus A का होल स्क्वायर कैन नॉट बी एक्सीड। फिर से क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन वही है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इफ स्पीड ज्यादा लग रही है क्या? हाँ, इफ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर, देन मॉड वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वेक्टर बी माइनस सी का होल स्क्वायर वेक्टर सी माइनस ए का होल स्क्वायर कैन नॉट बी एक्सीड। अब आपको पिछले क्वेश्चन में इसमें अंतर क्या बताओ पहले। पिछले क्वेश्चन में ये कंडीशन दी थी, इस क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं दी है, उसके बाद भी ये 100% करेक्ट क्वेश्चन है, जेई निमसेट दोनों में आया। इनफैक्ट अभी जो पिछले 10 मिनट से क्वेश्चन बता रहा हूं, ये दोनों ही तीनों चारों क्वेश्चन जितने भी बताए अभी तक जब से स्टार्ट किए, सब के सब निमसेट में भी आए और जेई में भी आए, पूरे की पूरे, ऐसा भी नहीं कि किसी एक एग्जाम में आए। अब सुनिए, मान लो ये कंडीशन नहीं दी है तो भी ये क्वेश्चन ना तो इनकम्प्लीट है और ना ही इसका आंसर 9 के अलावा कुछ और है। आंसर इसका भी 9 है, कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। अब आपको केवल इतना पता है कि ए बी और सी 3 यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब इनका मॉड जो है वो 1 है, और आपको पता है किसी भी वेक्टर के का स्क्वायर उसके मॉडुलस स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, अभी मैं अगर आपसे बोलूं इसका स्क्वायर करो तो आप क्या करते बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी प्लस बोलो सी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर माइनस 2c डॉट ए। ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। आपने लिखा 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर, बार बार एक ही चीज लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूं, अदरवाइज नहीं लेके चलता। माइनस ऑफ क्या मिला, -2 कॉमन लिया तो बोलो ए डॉट बी प्लस, राइट। अब ये वेक्टर का स्क्वायर मॉड के स्क्वायर का तो ये 1 1 1 है, तो आप इतना तो बोल सकते हो 6 - 2 टाइम्स ऑफ। अब आपकी प्रॉब्लम ये थी कि ये वैल्यू कहां से लाए, हमें तो कंडीशन दी नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे लाएंगे। यहां तक आ गए। अब ये बताओ, ये 6 माइनस समथिंग है, माइनस का मतलब होता है एक्सीड, मतलब होता है बड़ी से बड़ी वैल्यू। मान लो ये 5 मिला तो निगेटिव आएगा, 10 मिला निगेटिव आएगा। तो हमें इसकी सबसे क्या बताना है, छोटी वैल्यू। देखो दो नंबर में जब ए और बी में ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है, तो ए की बड़ी वैल्यू बतानी हो, इस पूरे रिजल्ट की मान लो बड़ी वैल्यू बतानी। मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लो ये एक फंक्शन है ए माइनस बी, मैं बोलूं कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो बी क्या होना चाहिए, मिनिमम। बी जितना छोटा होगा एफ उतना बड़ा होगा, या सुन लो, मान लो बी 0 हो जाए तो सबसे बड़ा होगा, और मान लो बी 0 नहीं हुआ तो हम छोटी से छोटी वैल्यू लेंगे। तो मुझे इसकी क्या निकालना है, छोटी से छोटी वैल्यू। क्यों, माइनस तो ऑलरेडी है, तो इसलिए तो बोला कैन नॉट बी एक्सीड, मतलब इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा कितना भी हो सकता है। अब समझिए, अब आपके पास कंडीशन नहीं है, और इसमें कई लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको अपनी, इतना क्लियर है ना, इतना लिखना तो नहीं है, लिखना तो लिख लो क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोर्ड लगेगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि इसका आंसर क्या हो गया, 6 नहीं, इसकी वैल्यू तो हो गया 6 जब होता जब इसकी वैल्यू क्या होती, 0। अभी 0 कैसे, अपने को तो नहीं पता। हाँ जी, इसका ऑप्शन था, याद हो आपको, 6 भी, और बहुत लोग 6 लगा देते हैं। 6 नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर 100% 9 है, पर कैसे वो बता रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एबीसी यूनिट वेक्टर है, तो ऐसा तो है नहीं यूनिट वेक्टर है तो 0 ले ले इनको, नहीं। कई बंद में आएगा सर एबीसी को 0 ले लो, अरे पहले ही बोल दिया एबीसी क्या है, तो 0 कहां से ले लें। अब सुनिए, आपको एक बात पर पता है, अगर मैं अलग से आपसे पूछूं मॉड ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का अगर मैं मॉड लूं, तो चाहे वेक्टर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दो वेक्टर की वैल्यू मान लो 2 2 और एक की -4, तो भी ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, या तो 0 या 0 से बड़ा। तो आप ये तो बोल सकते हो ना, यस और नो। यहां पे छुपा उसका कंसेप्ट, नहीं समझे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा। मॉड क्वांटिटी या तो मिनिमम 0 होगी या पॉजिटिव होगी, यस और नो। ये हमें इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से लेना पड़ता है। बाकी ये क्वेश्चन इतनी देर से समझा इसलिए रहा हूं कि आपका वो कंसेप्ट दूर क्लियर करना है कि इसकी वैल्यू 6 नहीं होती। आंसर भी आप याद रखोगे पेपर में इतने बात, पर लॉजिक समझो। ये लिख सकते हो कि नहीं, ये कहीं पे भी लिख सकते हो आप, किसी भी वेक्टर के लिए ये कंसेप्ट कहीं पे भी यूज कर सकते हो। कोई भी वेक्टर हो दुनिया का, ये आप हर जगह लिख सकते हो ना भाई। अगर मान लो उसका मैग्नीट्यूड 0 हुआ तो 0, नहीं तो पॉजिटिव। तो अब मतलब इसको स्क्वायर तो मैं बाद में करूंगा, ऐसा भी लिख सकते थे, राइट। अब मैंने इसकी कर दी क्या, स्क्वायरिंग। तो बता, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूं तो क्या होगा बेटा, वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर वेक्टर -2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या सुन नो। ये कितना कितना है, 1 1 1। तो बताओ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, यस और नो। यानी इसकी वैल्यू या तो 3/2 या 3/2 से बड़ी है, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। 6 - 2 लीस्ट वैल्यू लोगे उसकी, देन दिस इक्वल टू 9। तो इसका आंसर 100% 9 है।
बिना कंडीशन के भी ये क्वेश्चन 100% करेक्ट है। 2 बार जेई में, 1 बार निमसेट में पूछा है। आपको ये कुछ नहीं करना, पेपर में आ जाए तो फट से 9 लगा देना बिना दिमाग चलाए। क्या? हाँ सॉरी, जब ही तो वो -3/2 हुआ गलती से, भाई +3 हुआ था ना ये, तो वहां जाके माइनस हो गया, गलती से लिख दिया। आया लॉजिक समझ में? अब आप बताओ A.B, B.C, C.A की मिनिमम वैल्यू क्या है? -3। आपको वही तो रखना, B छोटे से छोटा रख दिया आपने, तो उससे आपको पता चल गया कि अधिक से अधिक ये 9 तक जा सकता है या फिर उससे कम हो सकता है। ये परफेक्ट लॉजिक है इसका, कहीं कंफ्यूजन मत रखिए। और हर जितने क्वेश्चन बताएं ये वाले टाइप बहुत बार आया हुआ, इसलिए दिमाग में रखिए। अलग से लिस्ट बना लीजिए, आखिरी समय में इसको देख के जाना है, और देख के भी नहीं जाना, अभी इतना पढ़ा दिया भूल नहीं सकते आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हम जीरो मान लें। जब कोई वेक्टर बोला है यूनिट वेक्टर है, तो उसको जीरो वेक्टर थोड़ी मान सकते हो। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखिए इफ टू वेक्टर ए एंड बी, इफ टू वेक्टर ए एंड बी mod a minus b equal to mod a plus b, then vector a and b। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टू वेक्टर a and b such that mod a minus b equal to mod a plus b, then vector a and b is। ठीक है, करिए। और बिल्कुल भी पिछले क्वेश्चन में फालतू दिमाग मत चलाना, a प्लस बी हो, 180 डिग्री एंगल ले लें, ये कर लें। ये क्या होता है जब आप ऐसा दिमाग चलाते हो, तो नुकसान कुछ नहीं होता। नुकसान ये होता है कि जो समझ में आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम खुद बिगाड़ लेते हैं। कंसेप्ट बिगाड़ने का सबसे अच्छा तरीका खुद ही को कंफ्यूजन दे दो। जैसे कई लोग फॉर्म भरने के बाद खुद को कंफ्यूज करते हैं, कैसे? मैंने सब करा है कि नहीं करा है। आप घर से बाहर निकलो ताला लगा के, पर आपने नीचे आके ये सोचा कि ताला लगाया कि नहीं, तो बताओ क्या होगा? जब या तो ताला देखा होगा, नहीं तो पूरे दिन परेशान रहोगे, यार ताला लगाया कि नहीं, ताला लगाया कि नहीं, है ना? क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा है कि हम एक बार नेगेटिव थॉट देते हैं तो परेशान करता है। मैंने फॉर्म सब तो सही भरा, पर रिजेक्ट होगा कि नहीं, जहां ये थॉट आया बस खत्म। रोज सोते जागते यार रिजेक्ट ना हो जाए, यार बहुत लोगों का रिजेक्ट होता है। अरे किसी का भी रिजेक्ट नहीं होता, आप लाके तो दो मुझे। आपको पता है फॉर्म, कोई भी एग्जाम का फॉर्म, बहुत जेन्युइन लोग होते हैं, ऐसा नहीं है एजुकेशन में इतना कंसीडर करते हैं। आपके फॉर्म में 25 मिस्टेक हो, बहुत ही रेयर केस होगा कि कैंसिल करें, नहीं करेंगे। तो आपसे कोई मिस्टेक, मैं मुझसे फोन करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं ना तो कोई एनआईटी रायपुर हूं, ना मैं फॉर्म चेक कर रहा हूं आपने क्या भेजा, फिर भी मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलता हूं नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मिस्टेक कर दें। अब ये वर्ड सुन के ये मत सोचना। अब एक नई क्वेश्चन चालू हो गई कि सर अगर 1 अप्रैल के बाद फॉर्म भरेंगे तो वो जो सर्टिफिकेट है वो 2021 का लगेगा। ये नया क्वेश्चन चालू हो गया। वो ओबीसी का जो 2020 में बनवाया था दिसंबर में, वो लगेगा कि नहीं, ये नया क्वेश्चन चालू। अरे जब उन्होंने पहले से दी है डेट तो क्यों लगेगा? ऐसे खुद से हम क्वेश्चन, ऐसा मैथ्स में भी होता, अच्छी भली आती हुई चीज को हम खुद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो ऐसा मत करा करो। इसका आंसर बोलो। यस, देन ए एंड बी वेक्टर, उसमें ऑप्शन थे पैरेलल, परपेंडिकुलर, लाइक और नन ऑफ दिस। क्या हुआ? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जब भी लिख सकते हो आप। अब देखो समझो लॉजिक से। अब पर आपको इक्वल लिखे, अब ये दो तो चीजें सेम है, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस है, पहली चीज। पर चलो एक तरफ ले भी गए तो ऐसा भी लिख सकते थे या ऐसा भी लिख सकते थे। क्यों? तो लॉजिकली ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डिफरेंस और सम उनका क्या होगा? सेम होगा। और एक नई चीज और हो गई अभी फॉर्म के साथ, ओबीसी के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग दोनों लगाना है क्या?
बिल्कुल नहीं पढ़ना होता किसी को। ये गनीमत है कि इम्पिटस के बच्चे कम पूछते हैं, पर बाकी पूछ पूछ के कि सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग क्या मतलब होता है। अंडरटेकिंग मतलब होता है कोई चीज नहीं है इसलिए लगाना है। जब आपके पास सर्टिफिकेट है तो अंडरटेकिंग क्यों लगाना। तो ये नई क्वेश्चन चालू हो गई। चलो ये क्लियर। नेक्स्ट ईयर से निमसेट के फॉर्म में प्रॉब्लम ही खत्म कर देंगे हम। आप लोग जिस भी एनआईटी में जाओगे, जो एनआईटी कंडक्ट करेगा, और सीनियर को भी बोलूंगा उनसे बोलो फॉर्म सिंपल भरवाए, कोई कुछ मत भरवाओ। मतलब जैसे कई एग्जाम्स होते हैं उसमें सीधा सीधा पूछते हैं, आप लिखते जाओ नाम, आपका पूरा डिटेल, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट और नॉट, उस पर बस टिक करवा लो, कोई जरूरत नहीं मार्कशीट अपलोड करने की। कैटेगरी टिक करवा लो। हाँ ना, बहुत फॉर्म होते हैं ऐसे। ये इतनी प्रॉब्लम निमसेट में इसलिए आती कि ये मार्कशीट इसके साथ करो, ये उसके साथ करो, जरूरत क्या है। तो अभी मैं इस साल स्पेशली, क्योंकि सीनियर लोग करते हैं, आप लोगों को भी बता रहा हूं कि उनको बोलो सारे ऑप्शन हटा दो, जो जो चीजें मांगते हैं उसके राइट और रॉन्ग मतलब टिक करवा लो बॉक्स में। ड्यूरिंग काउंसलिंग कोई दे पाए तो कंसीडर होगा बच्चा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, खत्म। ये इतने कॉम्प्लिकेशंस हटा देना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना इस बात का कि जो भी एनआईटी नेक्स्ट ईयर करवाए अपने सीनियर को बोल देना, मैं तो फोन करूंगा ही। इस बार भी वो दिमाग, इस बार कॉलेज खुले नहीं थे, बच्चों को बोला था तो बोले सर इस बार हम लोगों से कुछ हेल्प नहीं ली। तो इस बार पर आप लोग अपने समय ध्यान रखना, अपने लिए नहीं, जूनियर्स के लिए। सिंपल फॉर्म होना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा होता है 90% जगह यही होता है, इसमें पता नहीं क्यों भरवा रहे। भाई आपका नाम, आपकी डिटेल हो गई, आपसे कैटेगरी पूछी, होता है ना बॉक्स बना रहता है, जनरल, ओबीसी है, इस पे टिक लगा दिया आपने, फिर जो जो पूछी उस पे टिक लगा दो। फाइनल कंप्लीट और नॉट, कंप्लीट है तो टिक, नॉट है तो नॉट, बस खत्म। अब आपने भर दिया, जमा हो गया, आपने पेपर दिया, सिलेक्ट हुए, जब आप काउंसलिंग में जाओगे जो आपने डिटेल भरी है उसका क्या दो आप, प्रूफ, जैसे होता है बाकी जगह, खत्म हो गया। ये होना चाहिए था, ये नहीं होता, इसलिए इतनी सारी दिक्कतें। तो एक ये प्रोजेक्ट हो जाता है, एमसीए फॉर्म भरना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कम से कम 1 महीने तक बच्चा पढ़ाई को छोड़ के फॉर्म भरता है। आप तो पढ़ रहे हो मेरे साथ, मैं बता रहा हूं, पर जो नहीं पढ़ रहा है ना वो केवल 1 महीने फॉर्म में पूरा निकालता है। पहले फॉर्म भरता है, फिर गलती करके अनलॉक करवाने के लिए परेशान होता है, फिर वो अनलॉक कब होगा उसके लिए रोज खोलता है वेबसाइट, फिर अनलॉक होने के बाद फिर जमा करता है, फिर मन में विचार आता है अब तो कोई गलती नहीं हुई, अब क्या करें, फिर से अनलॉक के लिए मैसेज, यानी यही चलता रहता है महीने भर। चलिए चलो, जितना पढ़ा है क्लियर था इतना, ठीक है। अब लिखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ, इसको बोला ऐसा जाता है, बाकी एप्लीकेशन ही है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। मतलब स्केलर प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकल टर्म में कैसे देखते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट को हम क्यों करते हैं, मैं पहले समझा देता हूं। एक्चुअल में अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट निकालने के लिए हम स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। देखो, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगेंस्ट कर रहे हो आप कोई काम, मान लो 2D या 3D, तो आप कंपोनेंट फट से निकाल लेते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। पर मान लो दो वेक्टर, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये, इस वेक्टर का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है या इसका इसके में, तो कैसे निकालेंगे। कार्टेशियन सिस्टम में कंपोनेंट बहुत इजीली निकलता है, पर वेक्टर में कैसे निकालते हैं उसके लिए हम बेसिकली डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। कैसे वो बता रहा हूं, समझिएगा। बिना कोऑर्डिनेट को लिए हुए, मान लो ये वेक्टर ए है, डायग्राम सिंपल वाला ले रहा हूं, और मान लो ये वेक्टर है बी, ठीक। अब मुझे बी का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है या प्रोजेक्शन निकालना है, फिर लिखवाऊंगा डेफिनेशन, पहले सुन लो। कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए डायरेक्शन, तो क्या होगा पहले तो मुझे लॉजिक से बताओ। इसको नाम दे देते हैं ओ ए, ये मान लो बी, इसका कंपोनेंट होगा क्या, ओ एम होगा कि नहीं, पहले बोलिए।
बी का अगर मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना, तो इसके ऊपर जो लाइट डालोगे आप, उसका शेडो इतना ही तो आएगा। शेडो को कंपोनेंट बोलते हैं या प्रोजेक्शन बोलते हैं, आएगा कि नहीं? यानी क्या मिला आपको? ओएम। अब ओएम कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। कैसे, वो अभी आप सीखना। मुझे बताइए, इसके बीच का एंगल अगर थीटा, ठीक, तो कॉस थीटा क्या है बताओ? बेस अपॉन ओए। यस और नो? एंगल स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। तो कॉस थीटा हो गया ओएम। ओए क्या है? तो मॉड ओए क्या है? इसको ऐसा भी लिख सकते हो। यस और नो? तो बी वेक्टर है कि नहीं? तो ओएम क्या है? राइट। अभी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, भी समझा रहा हूं, पहले क्लियर है बात? अब बता, अलग से मैं पूछता ए डॉट बी क्या होता है, तो आप क्या बोलते? मॉड बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? हाँ, ओ एम। तो ओ एम क्या आ गया? यस और नो? देखो, ये आ गया क्या? प्रोजेक्शन। तो वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोजेक्शन निकालने में डॉट प्रोडक्ट का करते हैं यूज। अब आपने जो पहले पढ़ा था वो पूछोगे तो वो भाई सीधा कार्टेशियन सिस्टम में, वहां दिक्कत नहीं होती। ए और बी के पॉइंट दिए होते हैं, आप फट से क्या निकाल लेते हो? पोजीशन वेक्टर, उससे कंपोनेंट निकल आता है। पर वेक्टर का वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए प्रोजेक्शन किया जाता है। तो लिखो आप, अब जो मैं बोलूं वो लिखो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the scalar product of two vectors the scalar product of two vectors is the product of the modulus the scalar product of two vector is the product of the modulus। देखो यहां पे ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ आइदर वेक्टर and the scalar component of the other in its direction, the scalar product of vector is the product of the modulus of either vectors and the scalar component of the other in its डायरेक्शन। डेफिनेशन लिखना है इसलिए लिखवा दी, बाकी उसकी जरूरत नहीं है। ये लिखो अब, ये जो बनाया द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसने नहीं लिखा उसके लिए बोलो, आप लोग ये लिखना। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस ऑफ आइदर वेक्टर्स and the scalar component of the other in its direction। मैंने पहले आपको अलग से प्रोजेक्शन नहीं समझाया, पहले अलग से ये बताया कि ओएम कैसे आया है, और ओएम बी का किसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है? ए की। तो वेक्टर का वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। तो अब आप इतना लिख लिया हो तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लिखते हैं। हमें याद क्या रखना वो बताना है।
अभी ये किसका कहलाता है प्रोजेक्शन, किसके अपॉन में आया है, अपॉन में क्या मॉड है, इसको एक्चुअल में बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, तो जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है उसके मॉडुलस का डिवाइड हो जाता है। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रोजेक्शन पढ़ा था वो भी वही चीज है और ये भी वही है, पर वहां पे क्या था, फिक्स था कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट से देखा तो बाई चांस वही चीज निकलती थी, इसलिए हम इसको ज्योमेट्रिकल यूज करते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना ये कि छोटी सी बात क्या आपसे बोला जाए प्रोजेक्शन ऑफ, ये भी कई बार पूछा है, 2020 में ही पूछा है, बी ऑन ए, तो सीधा सीधा ए डॉट बी अपॉन बोलो बेटा मॉड है, जिसकी डायरेक्शन में पूछा है। मान लो आपसे पूछा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो सिंपल ए डॉट बी जिसकी डायरेक्शन में पूछा है उसके मॉड का डिवाइड कर दीजिए, बस सीधा सा लॉजिक है, याद ये रखना। इतनी सब पता क्या होता है, मैं आपको इतना सब कुछ बताता हूं ना, वो केवल एक इमेजिनेशन थोड़ा सा समरी बनी रहे, काम की चीज जो होती है वो जो बताता हूं बाद में वो याद रखना चाहिए। आप इसको छोड़ के वो याद रखते हो जो बाकी बताया, तो इसलिए कई बार कंफ्यूज होते हो, तो ये याद रखना है। तो ए ऑन बी बोले, अब देखो इतना शॉर्ट में लिखो, ए ऑन बी किसकी डायरेक्शन में बोला, बी की, तो बस खत्म, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। बी ऑन ए बोले तो बोलो बेटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। अच्छा ये पूरा रिजल्ट क्या मिलेगा बताओ, स्केलर, तो इसको स्केलर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो अगर मैंने ये वर्ड बोला स्केलर, तो आपका यहां क्वेश्चन हो सकता है कि क्या वेक्टर प्रोजेक्शन भी होता है, तो मैं बोलूंगा हाँ, तो लिख लो इसको स्केलर प्रोजेक्शन। कोई भी चीज स्केलर में मिले तो स्केलर प्रोजेक्शन। अभी 2020 वाले पेपर में आया तो था एक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन, हर साल आ जाता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वेक्टर किसी भी एग्जाम का बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अभी से श्योर हूं, अगर जितने क्वेश्चन आते हैं, मान लो 8 आएंगे ना, 6 बनेंगे, 5 आएंगे, 4 100% बनेंगे, 5 बन जाए ठीक है, नहीं पर इतना पक्का है। तो इसके करने से अभी आप लोग जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो आपको एकदम स्कोर में फर्क दिखेगा। और जितने एक्चुअल पेपर दे चुके हो अब तक उनके सारे वेक्टर के क्वेश्चन कर लो। और अब आपको मैं एक सजेशन दूंगा 21 वालों को कि जितने एक्चुअल पेपर दिए हैं उसके अलावा जो एक्चुअल पेपर हैं अब आप लोग ना दें, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं, तो नहीं दोगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए। बाकी तो मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, पर आप लोगों में से सबको अभी तक मैं बोलता था ना कर लो सॉल्व, अब बोल रहा हूं मत करना, काफी सारे हो गए। अब आप सारे एक्चुअल पेपर, कोई भी पेपर एक्चुअल मत करना, वो आपको हर हफ्ते मिलते जाएंगे, आप हमारे साथ ही करो उसको। पर जो हो चुके हैं उनमें से जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए उनके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करो। जैसे मान लो मैंने आपको 4 एक्चुअल पेपर हैं, तो वेक्टर प्रोबेबिलिटी अभी पढ़ा उसके कर डालो, परम्यूटेशन के करो, कैलकुलस के करो, अब जैसे वेक्टर हो गया वेक्टर के करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। 22 वाले बच्चे सारे पेपर देख सकते हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं, 21 वालों को मना किया। ये कैसा प्रोजेक्शन हुआ, स्केलर। तो अगर मुझे वेक्टर निकालना तो क्या करूंगा, अब आप खुद बताओ। अगर मैं बोलूं वेक्टर प्रोजेक्शन ए ऑन बी, लॉजिक से बताओ, या बी ऑन ए, कुछ भी बोल सकते। देखो समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इसका प्रोजेक्शन है ओ एम, ठीक है। मैं बोल रहा हूं वेक्टर प्रोजेक्शन बी ऑन ए। पहले तो स्केलर तो मुझे पता है, अब मैं किसकी डायरेक्शन में निकाल रहा हूं, ए की, तो मुझे किसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ए की। अगर ए वेक्टर एक्स एक्सेस होता तो मैं आई लिख देता मल्टीप्लाई में, वाई एक्सेस होता तो, जेड एक्सेस होता तो, पर नहीं पता हो तो सीधा लॉजिक है, जो वेक्टर है उसी का यूनिट वेक्टर लिख दिया करो। कभी भी किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना हो, ये पहले कल की क्लास में बताया था, किसी भी वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करना हो तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट एक्स वाई और जेड एक्सेस। एक्स वाई जेड के हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए हम आई जे के लिखते हैं, बाकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप। तो आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया,
ए कैप, बस। अब ए कैप होता क्या है? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, मॉड है ना, तो मॉड ए का क्या हो गया? खत्म, ये बन गया, देखो आपके सामने फॉर्मूला। ओके, अच्छा, वेक्टर प्रोजेक्शन ए ऑन बी निकालना हो तो सिंपल आप बोलोगे ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, पहले तो ये बोल ही दिया, और बी की डायरेक्शन में तो बी कैप। ये कोई यहां के लिए नहीं, आप पूरी वेक्टर में ये कहीं पे भी लगा सकते हो। और रूल भी समझ लो, एक्स एक्सेस हो तो क्या मल्टीप्लाई कर दो? आई, वाई हो तो जे, हो जेड हो तो के, नहीं तो उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन कर लीजिए। आज हमारा डॉट कंप्लीट हो गया है, अब इसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। बस एक मात्र चीज बची है, वर्क डन बाय फोर्स, जिसे एप्लीकेशन बोलते हैं। कल पढ़ेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, आज इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। देखिए, अब आपको क्या फाइंड करना है, बोलूं कि पता है? पता है, फाइंड ए ऑन बी, बी ऑन ए, स्केलर एज वेल एज वेक्टर। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी ऑन ए। पहला क्वेश्चन है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। पेपर में मेंशन होता है, पेपर में बिल्कुल टेंशन मत लेना, और पेपर में ना भी मेंशन हो तो ऑप्शन बता देते हैं, स्केलर ऑप्शन है या वेक्टर ऑप्शन है, बस मेंशन होता है, चिंता मत करिए। My question is, A vector is 2i minus j plus 3k, B vector is 4i plus 3j minus 7k. Find scalar projection as well as vector projection. पहला क्वेश्चन A on B, दूसरा B on A. सबसे पहले स्केलर की बात करें, बताओ A on B निकालना हो तो क्या होता है? A डॉट B अपॉन मॉड B, B on A निकालना होता तो बेटा, अब एक चीज बताओ, आप चाहे कुछ भी निकालना हो दुनिया की चीज, हर बार ए डॉट बी तो लगना ही है। पेपर में कोई एक पूछेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के नाम की डीपीटी होगी, उसका एक प्रिंट लाओ, एक अपलोड करवा दो और इनको देना। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और कल देंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। यस, तो ए डॉट बी बोलो बेटा कितना? 8 माइनस 3 माइनस 21, कितना? ठीक है, जो भी आ रहा हो। अब मॉड ए बोलो, √14, ये बार बार लगेगा इसलिए निकाल लेते हैं, √74। बाकी पेपर में जो पूछा उतना निकालना, अभी क्योंकि लगना ही है इसलिए कर लिया। अब देखो ए ऑन बी बताना कितना इजी है, -16 अपॉन
√74, बी ऑन ए बताना होता √14, पहला काम खत्म। ठीक, अब इसी का वेक्टर बताना हो तो क्या होता, कोई चेंज नहीं होता वेक्टर में। आप ए ऑन बी में ध्यान देना थोड़ा सा, और आपको एक कंसेप्ट भी बताना है, बी कैप। तो ए ऑन बी -16, बी वेक्टर बोलो 4i + 3j बाय मॉड बी का स्क्वायर। अब आपको एक चीज समझनी है, जिस आंसर में आई जे के आता है वो वेक्टर आंसर होते हैं, और जिसमें आई जे के नहीं आता वो स्केलर होते हैं, पहचान होती है बस। अब इसी का वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, अभी ए ऑन बी था ना, बी ऑन ए कर लो, बोलो ए डॉट बी अपॉन, यहां तक तो अपना था ही, इंटू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए और कर देते बस। तो कितना, -16 इंटू ए वेक्टर 2i - j + 3k अपॉन, ये कैंसिल वगैरह भी हो जाएगा जो भी होना। डन। एक लास्ट शीट लिख लीजिए, छोड़ना नहीं है मुझे, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस और बनेंगे पर बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया। लिखिए, प्रोजेक्शन के क्वेश्चन कर लोगे। अब इसमें कोई बहुत बड़ी वो तो है नहीं कि मैं आपको 4, 5, 10 क्वेश्चन कर रहा हूं, कर लेंगे आप। चलिए लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, लिखिए वर्क टू फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स, टू फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स। अब इस बात का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको पहले समझा दूं। मान लीजिए एक पार्टिकल है ए, सुनो, एक पार्टिकल है ए, इस पर आपने एक फोर्स एक्ट किया, कौन सा, एफ। इसको दिखाया ऐसे जाता पेपर में, ये आपने इस पे क्या किया, फोर्स। आप किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसमें क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, कुछ तो आगे पीछे जाएगा, है ना। तो ये डिस्प्लेस होके कहां चला गया, ए से। आपने ये कोई बॉडी पार्टिकल था, कोई ऑब्जेक्ट था, इस पे आपने फोर्स एक्ट किया, तो इसके एक्ट करने से इसमें डिस्प्लेसमेंट आया। तो हमने कुछ वर्क किया ना, बिना वर्क के तो कभी नहीं हो सकता। मतलब आप सोचो, एक पार्टिकल भी आगे पीछे होने के लिए वर्क करना पड़ता है, तो हम चाहें कि हमारा कोई रिजल्ट आ जाए तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, है ना। और वर्क डन बाय फोर्स यही बताता है। तो वर्क डन बाय फोर्स मतलब सिंपल, क्या बोलोगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन, खत्म। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, फिर क्लास एंड करूंगा। फिर आप प्रैक्टिस करिए इसकी, डॉट प्रोडक्ट की, आपको बुक में मिल जाएगा। पीछे का वेक्टर अलजेब्रा में जो कल की क्लास में पढ़ाया था उसका कुछ भी समझ में नहीं आया, चिंता मत करना, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे पढ़नी है, और मैं वेक्टर की प्रैक्टिस करवाने के बाद ही बढ़ूंगा आपके साथ, क्योंकि ये एकदम हटके टॉपिक है। बाकी सब टॉपिक कभी ना कभी करते रहते हैं, पर वेक्टर कभी नहीं पढ़ते। लिखिए, अ फोर्स एफ, क्वेश्चन ऐसा आएगा, अ फोर्स एफ 3i + 4j - 7k act on a particle, a force F act on a particle whose position vector is, जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसके पोजीशन वेक्टर। अ फोर्स F act on a particle with position vector -4i + 3j + 7k, the force F 3i + 4j - 7k act on a particle whose position vector is -4i + 3j + 7k,
and displace it to another point, the force F act on a particle whose position vector is minus 4i plus 3j plus 7k and displace it to another point whose position vector is 3i plus 6j minus 11k. Find the total work done. Find the total work done. सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा पोर्शन है ये, मतलब वर्क डन सबसे इजी है. देखो एक एक पोजीशन वेक्टर दिए, माइनस 4i प्लस 3j प्लस 7k. बी के बोलो 3i प्लस 6j माइनस, सबसे पहले आपको क्या लगेगा बेटा, ए बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो निकालना है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो बोलो 7i प्लस 3j माइनस 18k. डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फोर्स दिया हुआ है, सीधा वर्क डन क्या होता है, फोर्स कितना है 3i प्लस 4j माइनस 7k डॉट 7i प्लस 3j माइनस, बहुत इजी टॉपिक है, डॉट प्रोडक्ट 21 प्लस 12 प्लस 126. नेट आंसर 159. Next question. Three forces, तीन फोर्स दे रहा हूं, अभी कितने दिए थे, एक. थ्री फोर्सेस F1, ऐसे लिखते चलना बेटा, F2 and F3. Three forces F1, F2, F3. अब एक की जगह कितने फोर्स, कई बार कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ी मशीन है, आपने उससे फोर्स लगाया, आपका काम नहीं आ रहा, तो आपने दो तीन लोगों को बुला लिया. तो जब एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं तो फोर्स हमेशा, अगर फोर्स की डायरेक्शन सेम हो, अगर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो ऐड होते हैं, और अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं. मान लो एक पार्टिकल है, मैं यहां से प्रेस कर रहा हूं, आप यहां से, तो फोर्स सब्ट्रैक्ट होंगे, दोनों का फोर्स इक्वल होगा तो पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, पर जिसका ज्यादा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. पर एक ही साथ, एक जब कुछ ना बोला जाए तो एक ही डायरेक्शन होती है. मान लो एक से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो आप, कोई पार्टिकल है मान लो ए, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 5, 7, इस पर आपने तीन फोर्सेज एक्ट किए, कितने, ये, तो इसमें ये ए से कहां पे शिफ्ट हो गया, बी पे, मान लो 6, 7 एंड 11. तो अब बताना फाइंड टोटल वर्क डन, करिए. थ्री फोर्स F1, F2, F3 act on a point A whose coordinate is 3, 5, 7. Displace another point B 6, 7, 11. Find total work done. लैंग्वेज आप अपने टर्म में बाद में लिख लेना, क्वेश्चन करो. Yes, three forces F1, F2, F3 act on a particle, act on a point A whose coordinate is 3, 5, 7. Displace to another point B whose coordinate is 6, 7, 11. Find total work done. बहुत सिंपल लॉजिक है. पहले आपको टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा. टोटल फोर्स मतलब तीन अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर, तो तीनों का समेशन इक्वल टू टोटल फोर्स. तो तीनों का ऐड करो, 10i
16J -3 के। अब डिस्प्लेसमेंट निकालिए, 3I + 4K। बिल्कुल फॉर्मूले में कभी कंफ्यूज मत होइए, वर्क डन मतलब होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं बस 30 + 32 - 12, तो कितना 50 यूनिट आंसर लिखा होगा। इज दैट क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट का बेसिक ओरिएंटेशन विद एग्जांपल हो गया। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दिया। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं होता, पर आप लोग कम से कम आज डॉट प्रोडक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करो। हो सके तो क्रॉस भी पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि कल की क्लास में क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग आज जो डॉट प्रोडक्ट की एक शीट दे रहा हूं वो भी डिस्कस होगी। पर पहले पढ़ाऊंगा क्रॉस और फिर डिस्कस होगी, इसलिए आप उसके लिए तैयारी रखिए, ठीक है। और कल आप लोगों का टेस्ट है 21 वालों का मॉक टेस्ट, तो 2 बजे एक टेस्ट होगा, उसके बाद ही फिर आपकी क्लास होगी। चलिए, अच्छा आज आपकी वो क्लास नहीं है जो मैं अभी मैजिकल क्लास वाली ले रहा था, आज उसकी क्लास नहीं है, कल होगी उसकी क्लास, ठीक है।